शाम का समय था, सूरज ढलने लगा था और हवा में एक शांत सी ठंडक थी। ग्योमुगुक अपने कमरे में ट्रेनिंग कर रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो अपने मन में कुछ सोच रहा हो। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद, रिग्रेशन के बाद से अब वो अपनी एनर्जी को हवा में फ्रीली इन्फ्यूज कर पा रहा था। अब वो 3 से 4 एनर्जी लाइंस को एक साथ मेंटेन कर सकता था, कुछ ऐसा जिसका उसने खुद भी पहले कभी सोचा नहीं था। ये भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता सिखाएंगे कैसे अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करके आसपास के एनवायरनमेंट का पता लगाया जा सकता है। उसके लिए ये टेक्निक एक एक्स्ट्रा लाइफ जैसी थी, क्योंकि इससे वो अपने एनिमी के अटैक करने से पहले ही उनका एहसास कर सकता था। उसने सोचा, अगर वो ट्रेनिंग जारी रखता है और एक दिन 10 से ज़्यादा एनर्जी लाइंस रिलीज करने में सफल हो गया, तो शायद वो अपने दुश्मनों के किसी भी स्टेल्थ टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर सकेगा। जैसे जैसे उसके ख्याल और गहरे हो गए, एक कसक सी दिल में उभरी। उसने याद किया, उसके पिता जो उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल थे, वो भी हावा मोगी से हार गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हेवनली डीमन पवेलियन के अंदर घुसपैठ हो गई थी। द हेवनली डीमन पवेलियन एक ऐसी जगह जिसे 3 बैरियर फॉर्मेशंस, 6 ट्रैप फॉर्मेशंस और केयरफुली चुने गए एलीट्स गार्ड करते थे। ये जगह किसी आम इंसान के लिए पहुंच से परे थी। इस पवेलियन के चारों ओर 8 अलग अलग दिशाओं में 8 डीमन सुप्रीम्स अपनी अपनी सेना के साथ हेवनली डीमन की रक्षा कर रहे थे। उत्तर में नॉर्दर्न हेवन स्वॉर्ड फैमिली के डीमन स्वॉर्ड्समैन थे, जिन्हें 1/स्वॉर्ड सुप्रीम लीड करता था। दक्षिण में साउदर्न हेवंस ब्लेड फैमिली के ब्लेड्समैन थे, जिन्हें ब्लड हेवंस ब्लेड्समैन के नाम से जाना जाता था। पूर्व की तरफ ईस्टर्न फिस्ट फैक्शन के आयरन फिस्ट थे, जिनके लीडर थे अनडिफीटेड फिस्ट डीमन। पश्चिम में वेस्टर्न इल्यूजन फॉर्मेशन के डेमोनिक सॉर्सरर्स थे, जिन्हें सोल स्टीलिंग डीमन लीड करता था। उत्तरी पूर्व में फेसलेस स्वॉर्ड्समैन थे, एक समूह जो एविल स्माइलिंग डीमन बनने की चाह रखता था। दक्षिणी पूर्व में ड्रंकन स्वॉर्ड्समैन थे, हमेशा नशे में डूबे हुए, और उनके साथ था उनका लीडर डिमोनिक ड्रंकर्ड। दक्षिण पश्चिम में पॉइजन फैंग्स थे, जो हर तरह के जहर पर रिसर्च करते थे। उन्हें लीड करता था पॉइजन किंग। और आखिर में नॉर्थ वेस्ट में क्रेजी मंक्स, वो पायरल सन्यासी जो डिमोनिक बुद्धा के विश्व भ्रम वाले विश्वास में पूरी तरह डूब चुके थे। ये सब मिलकर एक ऐसी शक्तिशाली दीवार बनाते थे, जिसे तोड़ना तो दूर, उसके पास पहुंचना भी किसी सपने से कम नहीं था। ग्योमुगुक के मन में शक उत्पन्न होने लगता है। उसने सोचा, उस वक्त लगा कि दुश्मन बाहर से घुसाया था, लेकिन बाद में समझ आया ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसे याद आता है कि हेवनली डीमन पवेलियन की आउटर डिफेंस कभी टूटी नहीं थी। अब वो पूरी तरह से निश्चित था कि उन 8 डीमन सुप्रीम्स में से कोई एक, या शायद एक से ज्यादा नहीं, हाओ मुगी को पवेलियन के अंदर आने दिया था, जहां हेवनली डीमन मौजूद था। वो ख्याल और भी गहरा हो गया। वो गद्दार कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता कौन था। मेरे लिए सभी 8 डीमन सुप्रीम्स गद्दार हैं। उसने याद किया, पिता के मरने के बाद उनमें से किसी ने भी बदला लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन सभी ने मिलकर पूरा डिमोनिक कल्ट ही बंद कर देने का फैसला कर लिया था। लेकिन ग्योमुगुक के लिए वो सब अभी भी दूर की भविष्य की बात थी, क्योंकि उसने हर एक चीज पहले ही अपने रिग्रेशन के कारण देख ली थी। उसे उन सब डीमन सुप्रीम्स की कहानियां, उनका जीवन और उनके अंतिम पल तक याद थे। और इस बार उसने एक दृढ़ निश्चय किया, इस बार मैं 8 डीमन सुप्रीम्स का पूरा तरह से इस्तेमाल करूंगा, शुरुआत से अंत तक। अचानक ग्योमुगुक के ट्रेनिंग रूम के बाहर से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। हे मोटे, क्या सेकंड यंग मास्टर अभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड में है? बाहर खड़े 3 वॉरियर्स लियान से वे पूछते हैं। उनमें से एक इरिटेट होकर कहता है, कितने दिन हो गए अब? मैं और इंतजार नहीं कर सकता, जाओ उसे खींच कर यहाँ ले आओ। लियान उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी ट्रेनिंग रूम का दरवाजा खुलता है और ग्योमुगुक बाहर निकल आता है। उसकी आवाज ठंडी होती है। लियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, जब मैं ट्रेनिंग करूं तुम अपना काम देखो। क्या तुम पूरे टाइम मेरा इंतजार कर रही थी? लियान कुछ भी कह नहीं पाती कि तभी एक वॉरियर बीच में बोल पड़ता है, तो आखिरकार आप बाहर आ ही गए। सेकंड यंग मास्टर, इतने दिनों से अचानक ट्रेनिंग करने का क्या मतलब है, और वो भी इतने दिनों तक लगातार? ग्योमुगुक उस वॉरियर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी और समझ दोनों होती है। उसके मन में ख्याल आता है, यह है यांगपो, ब्लड हेवंस ब्लेड्समैन का डिसाइपल। इसकी इतनी बदतमीजी से बोलने की हिम्मत भी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मेरे पिता ने एक दिन ये घोषणा कर दी थी कि डिमोनिक कल्ट में कोई भी हेवनली डीमन का सक्सेसर बन सकता है। उसने सोचा, उस दिन के बाद हेवनली डीमन का बेटा होना कोई खास बात नहीं रही, बल्कि उस फैसले ने कई लोगों के अंदर एक जलन, एक भयंकर इच्छा जगा दी। अपना नाम बनाने के लिए वो मेरे जैसे हेवनली डीमन के बेटे को हरा देना चाहते हैं। ग्योमुगुक ने अपने चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? यांगपो ने तीखे अंदाज में जवाब दिया, तुम्हें खुद नहीं पता? पियोन हुआ प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ग्योमुगुक ने हल्की सी मुस्कान के साथ मजाक में कहा, तो अब चाहते हो मैं उसका ख्याल रखूं या उसे मिलने जाऊं? यांगपो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? ग्योमुगुक ने उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता हम दोनों के बीच ऐसा रिश्ता है जहां हम सीरियस बातें कर सकते हैं। ये बात सुनकर यांगपो अपना गुस्सा छुपा नहीं पाया और जोर से बोला, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी उसके जख्म के लिए, जाकर उसे ऑफिशियली माफी मांगो। ग्योमुगुक अंदर ही अंदर सोचा, मुझे पता ये यहाँ क्यों आया है।
ब्लड हेवेंस ब्लेड्समैन के सबसे अच्छे डिसाइपल चुने नहीं गए, इसलिए उसके चेले अपने गुरु को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। यांगपो चाहता है मैं ऑफिशियली पर माफी मांगूं ताकि वो अपने गुरु के सामने ही दिखा सके कि उसने अपना नाम बचाया। गेम मुगुक ने हल्की सी मुस्कान के साथ यांगपो की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारा मास्टर सिर्फ इस बात पर तुम्हें अपना सबसे अच्छा डिसाइबल चुनेगा। यांगपो का गुस्सा फूट पड़ता है। बकवास बंद करो, मैं यहां सिर्फ फ्यंगहो के लिए आया हूं। गेम मुगुक का चेहरा तुरंत बदल जाता है। अब वो बिल्कुल सीरियस और थोड़ा गुस्से में लगता है। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें माफी मांगनी होगी। यांगपो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, माफी किस बात की? गेम मुगुक ने हल्की लेकिन ठंडी आवाज में जवाब दिया, मेरे सबऑर्डिनेट से बदतमीजी से बात करने के लिए उससे माफी मांगो। ये सुनकर ली एंड शॉक हो जाती है। वो तुरंत आगे बढ़कर कहती है, यंग मास्टर कोई बात नहीं, छोड़ो ना। लेकिन गेम मुगुक ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कदम आगे बढ़ाता हुआ बोला, यांगपो तुझसे कह रहा हूं, घुटनों पर गिर और उससे माफी मांग। ये बात सुनकर यांगपो और भड़क उठता है। उसने चीख कर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन उसके सामने घुटनों पर नहीं गिरूंगा। गेम मुगुक में अंदर ही अंदर सख्त आवाज में सोचा, तुम मरना पसंद करोगे? बस यही सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने यांगपो को चुनौती देते हुए कहा कि घुटने टिकाओ और माफी मांगो या मुझसे लड़ो, चुनो। और याद रखना, अगर तुम पीछे हटने का फैसला करोगे तो तुम्हारा मास्टर खुश नहीं होगा। यांगपो थोड़ा तनाव में हंसा और रूखे अंदाज में बोला, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो उस मोटी लड़की के लिए? गेम मुगुक ने हल्का सा मुस्कुरा के जवाब दिया, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। फिर यांगपो गुस्से से अपना ब्लेड निकालता है और आंखें लाल होकर गुस्से से भर आईं। हवा में एक तेज तनाव छा गया। उसने फाइटिंग स्टांस लेते हुए धमकी दी, चलो, क्योंकि तुम हेवनली डीमन के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी लेने के बजाय तुम्हारा एक हाथ ही लूंगा। यांगपो गुस्से से भरकर गेम मुगुक की तरफ दौड़ता है। उसका ब्लेड तेज हवा चीरता हुआ एक शक्तिशाली स्लैश करता है, लेकिन गेम मुगुक ने अपने कदम हल्की सी मूवमेंट से हटा दिए और हमले को आसानी से डॉज कर दिया। अगले ही पल उसकी तलवार सीधा जाकर यांगपो के सिर के बीच घुस गई। ली एन और यांगपो के साथ खड़े उसके साथी दोनों एक पल के लिए सख्त हो गए। उनकी आंखों के सामने एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया था। तब गेम मुगुक शांत आवाज में बोलता है, तुम्हारे मुंह ने ही तुम्हें मार डाला। पहले तुमने उस मुंह से मेरे सबऑर्डिनेट का अपमान किया और फिर उसी मुंह से माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसने तलवार को उसके सिर से बाहर खींच ली। खून के छींटे हवा में बिखर गए। सीन एकदम भयानक था, लेकिन गेम मुगुक बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यांगपो के साथी तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़े और चीख कर बोले कि क्या तुम्हें लगता है तुम इसके परिणाम संभाल पाओगे? उनके अंदर गुस्सा था, लेकिन गेम मुगुक के चेहरे की ठंडी शांति उन्हें और ज्यादा डरा रही थी। गेम मुगुक ने गुस्से में उनको धमकी दी और कहा कि उनका मुंह उसके साथ मिलता जुलता है, इसलिए मेरी बातें बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ाना जैसे मैं कह रहा हूं। अगर तुमने इन्हें थोड़ा भी अलग बोला तो मैं शाम को तुम्हें ढूंढूंगा। जो लोग वहां खड़े थे वो घबरा गए। उन्होंने यांगपो को कंधों पर उठाकर भागते हुए ले गए। पीछे से ली एन उदास आवाज में पूछने लगी कि उसने ऐसा क्यों किया। गेम मुगुक पीछे मुड़कर थोड़ी देर के लिए हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। ली एन ने आगे बढ़कर कंफ्यूज होकर पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, खासकर मेरे जैसे किसी के लिए। गेम मुगुक ने हल्की सी मुस्कान के साथ बताया कि ये सब उसके लिए नहीं था। उसने सीधा और साफ कह दिया कि वो किसी ऐसे इंसान को ही मार चुका था जो मौत का हकदार था। ली एन घबरा गई और डर से बोली कि ब्लड हेवेंस ब्लेड्समैन इस बात को ऐसे ही छोड़ना पसंद नहीं करेगा। गेम मुगुक गहरी सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि ली एन का इतना डरा हुआ होना समझ में आता है। डिमोनिक कल्ट के 8 मार्शल मास्टर्स जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव था, उनके पास इतनी ताकत और तलवारबाज और अनेक सबऑर्डिनेट्स थे कि उन्हें मेरे पिता हेवनली डीमन भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उसने ये भी याद दिलाया कि ब्लड हेवेंस ब्लेड्समैन उन्हीं 8 डीमन सुप्रीज में से एक था। उसने अपने आप से कहा कि मैंने उसके एक शिष्य को गंभीर चोट दी थी और दूसरे शिष्य को मार भी दिया था। फिर थोड़ी मुस्कान के साथ उसने खुद को समझाया कि ब्लड हेवेंस ब्लेड्समैन कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे इसमें कुछ हासिल करने को नहीं मिलेगा। अगर वो कुछ करेगा तो लोग उसी पर आरोप लगाएंगे कि उसने अपने शिष्यों को गलत तरीके से पढ़ाया। इसलिए उसने ली एन को तसल्ली देते हुए कहा कि मेरे बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने सोच में कह दिया कि इसके विपरीत यांगपो को मारने से उसका फायदा ही फायदा होगा। उसने याद किया कि पहले उसने गु प्योंगहो को फाइट में नॉकआउट किया था और अब यांगपो को मार दिया था। इससे कल्ट के अंदर सबका ध्यान उसकी तरफ जाएगा। अगर सक्सेशन वॉर में पॉइंट्स दिए जाते हैं तो उसने सोचा कि इससे उसके नाम एक पॉइंट और जुड़ जाता है। जैसे ही वो वहां से निकलने लगा, ली आन पीछे से मुस्कुराए हुए उसका शुक्रिया अदा करने आई। उसने दिल से कहा कि आज जो यंग मास्टर ने किया उसके लिए वो बहुत खुश थी
और सच में शुक्रिया अदा करती है। निकलते समय गियम मुगग ने उसे कुछ समझाया कि जिंदगी भर इस बात को भूलने की हिम्मत ना करे। फिर अंदर ही अंदर उसने हंसी के साथ सोचा और खुद से कहा कि ली आन हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे। वो चाहता था कि वो जिंदगी भर इसी मुस्कान के साथ रहे। रात का समय था। गेम मुगग अपने रेजिडेंस के गार्डन में शांत बैठा था, आंखें आसमान की तरफ उठाकर सोच में डूबा हुआ। उसने अपने मन में याद किया, सोचूं तो सही, जब डेमोनिक कल्ट बिखर गया था तब मैं हार के एहसास में डूब गया था। वो हार और उदासी इतनी गहरी थी कि अगर मेरे पास जीने का कोई लक्ष्य ना होता तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाता। उसने धीरे से सांस छोड़ी और सोचा, अगर मुझे ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक के बारे में पता ही न चलता तो जिंदगी कैसी होती। तभी अचानक उसके आसपास एक भयानक ऑरा महसूस होने लगी। हवा ठंडी पड़ गई, जैसे मौत खुद उसके पास आ गई हो। गेम मुगग ने अपना सिर थोड़ा सा पीछे घुमाया और देखा, ब्लड डीमन उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसका ब्लेड गेम मुगग की गर्दन पर टिका हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा और खून का जुनून भरा हुआ था। गेम मुगग का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी यहां आ जाएगा। क्या इस हालात में मैं उसका अटैक डॉज कर पाऊंगा? नहीं। चाहे मुझे अपनी पिछली जिंदगी का पूरा नॉलेज ही क्यों ना हो, मेरे अंदर की एनर्जी अभी बहुत कमजोर है। इस हालत में उसकी तलवार से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ब्लड डीमन ने अपनी भयानक ऑरा को शांत किया, उसके पास आके शांति से बैठ गया। फिर ब्लड डीमन ने शांत मुस्कान के साथ पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। गेम मुगग ने थोड़ा सा अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो आदमी मूर्ख की तरह बर्ताव कर रहा था। उसने छेड़ते हुए कहा कि क्या ब्लड डीमन यहाँ फाइट करने आया है? क्या वो हेवनली डीमन का सबसे छोटा बेटा, जो मूर्खों की परवाह नहीं करता, उससे टकराना चाहता है? ब्लड डीमन ने फिर से अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और मुस्कुराते हुए धमकी दी कि वो उसका सर काटकर हेवनली डीमन को दिखा दे। देखते हैं कि क्या हेवनली डीमन को फर्क पड़ता है। गेम मुगग ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसे नहीं लगता ब्लड डीमन की तलवार उसका सर काट देगी। और इस बात का सहारा लेकर उसने उसके पिता यानी हेवनली डीमन की भयानक नजरों का जिक्र किया। तभी ब्लड डीमन ने अपनी तलवार से जमीन पर गहरी स्लैश मारनी शुरू कर दी। गेम मुगग थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि ये क्या कर रहे हो? ब्लड डीमन ने शांत लेकिन थोड़ी सी डार्क मुस्कान के साथ जवाब दिया कि ये दिखाता है कि हेवनली डीमन कितनी परवाह करता है। इस जगह का छोटा हिस्सा तुम्हारा है और बाकी ज्यादा हिस्सा मेरा। गेम मुगग ने जमीन पर बनी उन लाइंस को देखा, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, मैं उनका बेटा हूं तो शायद इतना तो मैटर ही करता हूं। मैं 7 और तुम 3। ब्लड डीमन ने बड़ी सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, देखते हैं अगर हम टेस्ट कर ले तो कैसा रहेगा। तुम्हारा सर लेकर मैं अगर जाऊं तो तुम्हें क्या लगता है, वो मुझे मार देगा या जिंदा छोड़ देगा? गिया मुगग ने शांत लेकिन कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ समझाया, मुझे लगता है कि तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो हेवनली डीमन के अंदर जो एक पिता का प्यार है उसे। ब्लड डीमन ने गुस्से में अपनी ऑरा रिलीज कर दी। हवा में एक भयानक प्रेशर फैल गया। वो मुस्कुराते हुए बोले, इसके लिए तो मैंने कहा था, चलो टेस्ट करके देख लेते हैं। घियम मुगग ने थोड़े कांपते हुए नर्वस मुस्कान के साथ जवाब दिया, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके 2 बेटे हैं और तुम सिर्फ एक हो। ब्लड डीमन एकदम से शांत हो गया और घियम मुगग की तरफ देखकर थोड़ी सी तारीफ भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम मेरे डिसाइपल जितने बेवकूफ नहीं हो। घियम मुगग ने सीधा खड़े होकर कॉन्फिडेंट टोन में जवाब दिया, अगर तुम्हारा डिसाइपल तुम जैसा होता तो वो अब तक जिंदा होता। ब्लड डीमन का चेहरा सीरियस हो गया। उसने ठंडी लेकिन चेतावनी भरी आवाज में कहा, सेकंड यंग मास्टर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदकिस्मती के साथ बिताई है। मुझे लगता है हमें अक्सर नहीं मिलना चाहिए। ये कहकर वो पल भर में वहां से गायब हो गया, सिर्फ हल्की सी हवा की एक लहर छोड़ते हुए। गेम मुगग ने उसके जाने की दिशा में देखा और अपने मन में सोचने लगा, ब्लड हेवेंस ब्लेड्समैन चाहे दिखता हो जैसा वो अपनी मर्जी से काम करता है, लेकिन असल में वो सब कुछ बहुत सोच समझ कर करता है। उसने 2 बार कहा कि वो सिर्फ मेरा सिर ले जाएगा, इसका मतलब है कि उसने ये करने का सोचा था। वो यहां मुझे देखने आया था। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमकने लगी। उसने अंदर ही अंदर सोचा, मैंने उसके डिसाइपल के साथ लड़ाई में गहरा इंप्रेशन छोड़ा था। शायद उसे लगा हो कि मेरा अपने पिता के साथ शिकार करने का इरादा कुछ अलग है। उसने मुझे टेस्ट करना जरूरी समझा क्योंकि मैंने उसके डिसाइपल को मार दिया और अपने एक्शन से काफी दिक्कत पैदा कर दी। शायद वो ये देखने आया था कि क्या मैं सक्सेसर बनने लायक हूं। उसके मन में एक सवाल उभर कर आया, क्या मेरा पहला ओपोनेंट ब्लड हेवेंस ब्लेड्समैन है?